प्रीवियस क्लास के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्लियर? आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। वैसे तो जब मैंने स्टार्ट किया था आरसीसी सब्जेक्ट, उस टाइम पे आपको बोला था कि जो कंक्रीट आपका होता है वो स्ट्रांग होता है आपका कंप्रेशन के अंदर, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो एज कंपेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। क्लियर? इसीलिए हमने क्या किया था, हमने कंक्रीट के अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया था, मतलब स्ट्रेंथ हमने प्रोवाइड की थी उस एक वीक जोन के अंदर, और वीक जोन हमारा क्या था? टेंशन था। क्लियर? तो आज का जो टॉपिक है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, कैसे हम निकालते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्लियर? कितनी होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, तो वो समझते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, आ स्ट्रक्चर हैज बीन डिजाइन बेस्ड ऑन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जब भी हम आरसीसी के स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं या कंक्रीट स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो हमेशा हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही उसको डिजाइन करते हैं। सो मोस्टली द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेस्ट आर नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एट द साइट। इसलिए जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेस्ट होते हैं उसको परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द कंक्रीट एबिलिटी टू विथस्टैंड फुल फोर्स, फुल फोर्स मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ विदाउट ब्रेकिंग, क्लियर, इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सपोज अगर मैं बोलूं ये कंक्रीट स्ट्रक्चर आपका है, क्लियर, इसके ऊपर मैंने दोनों साइड से इस टाइप से क्या किया, फुल फोर्स लगाया, क्लियर। तो कंक्रीट की वो स्ट्रेंथ, कंक्रीट की वो स्ट्रेंथ जो इस फुल फोर्स मतलब कि इस टेंसाइल स्ट्रेस को विदाउट ब्रेक रेजिस्ट कर ले, वो उसकी क्या कहलाएगी, वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाएगी। क्लियर? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड, हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को कैसे मेजर करते हैं? मेजर्ड बाय द यूनिट ऑफ फोर्स पर क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम कैसे निकालेंगे? यूनिट ऑफ फोर्स पर क्रॉस सेक्शनल एरिया। पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना फोर्स आ रहा है कंक्रीट के ऊपर, इस बेसिस पर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। क्लियर? न्यूटन एमएम स्क्वायर, क्लियर, या फिर एमपीए, ये आपकी यूनिट हो जाएगी। फोर्स आपका हो गया न्यूटन में, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया आपका एमएम स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर एमएम लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एक बेसिक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी कंक्रीट की होती है वो 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, या फिर आप इस टाइप से भी बोल सकते हो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आपकी होती है वो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कितना होता है? 7 to 15% होता है। कितना होता है? 7 to 15% आपका होता है। ये समझ में आया आपको? हाँ, जल्दी से बताएं, इतना आपको समझ में आया? बेसिक अपन ने अभी डिस्कस किया है, क्लियर, कि टेंसाइल स्ट्रेंथ होती क्या है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, कैसे हम मेजर करते हैं, क्लियर। अब अपने को कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग मेथड होती है जिसके बेसिस पर हम कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहला आपका यहाँ पे होता है डायरेक्ट टेंशन टेस्ट। क्या होता है आपका? डायरेक्ट टेंशन टेस्ट होता है। दूसरा आपके पास है स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट, और तीसरा आपके पास है फ्लेक्सर टेस्ट। मतलब ये तीन टेस्ट हमारे पास यहाँ पे हैं। इन तीन टेस्ट मेथड की हेल्प से हम कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट टेंशन टेस्ट की अपन बात करते हैं। और डायरेक्ट टेंशन टेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो डायरेक्ट टेंशन का मतलब ये हो गया कि ये जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंक्रीट का ब्लॉक है और इसके ऊपर मैंने दोनों साइड क्या किया है? टेंसाइल फोर्सेस लगाए हुए हैं।
ये तो थ्योरेटिकली बात हो गई कि हाँ मैंने दोनों फोर्सेस यहाँ पे लगाए हुए हैं और फोर्स पर यूनिट हमने एरिया इसकी क्या कर दी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेजर कर दिया। लेकिन आपको पता है कि ये जो मटेरियल आपका यहाँ पे है, ये मटेरियल आपका कॉन्क्रीट है। कौन सा मटेरियल है? कॉन्क्रीट मटेरियल है। वो कॉन्क्रीट मटेरियल आपका कैसा होता है? ब्रिटल मटेरियल होता है। कॉन्क्रीट आपका कैसा होता है? ब्रिटल मटेरियल होता है। इसलिए प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसके ऊपर हम डायरेक्ट फुल फोर्स लगा सके। लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। क्लियर? टेस्ट स्पेसिमेन के ऊपर हम डायरेक्टली फुल फोर्स नहीं लगा सकते हैं, तो प्रैक्टिकली डायरेक्ट टेंशन टेस्ट हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो थ्योरेटिकली तो मैंने आपको ये बता दिया है कि आप क्या करो, आप फुल फोर्स लगाओ। क्लियर? और फुल फोर्स लगाने के बाद आप क्या करोगे? मेजर फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर क्रॉस सेक्शनल एरिया आप मेजर करो, न्यूटन पर mm² आपको क्या मिल जाएगी? उसकी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज क्या नहीं है? प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्या बोलेंगे डायरेक्ट टेंशन टेस्ट में? प्रैक्टिकली not practically not possible to apply direct direct टेंशन या टेंसाइल फोर्स, डायरेक्ट टेंशन फोर्स, क्लियर, ऑन टेस्ट स्पेसिमेन। क्लियर? टेस्ट स्पेसिमेन के ऊपर आप डायरेक्टली टेंशन फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है? तो फिर क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हमारी जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड आउट करें? तो वो मैंने आपको बता दिया है कि थ्योरेटिकली तो मैं बोल सकता हूं कि भाई टेस्ट स्पेसिमेन के ऊपर फुल फोर्स आप अप्लाई कर दीजिए और फुल फोर्स अप्लाई करने के बाद फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया आप मेजर करो तो आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल जाएगी न्यूटन पर mm²। ठीक है? आई इतनी सी बात समझ में आपको? क्लियर? लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है? चलो नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे होता है फ्लक्चर टेस्ट। अब फ्लक्चर टेस्ट आपका क्या कहलाता है? क्लियर? फ्लक्चर टेस्ट आपका क्या कहलाता है? तो कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, अगर हम उसको फ्लक्चर में फाइंड आउट करते हैं तो हम उसको फ्लक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब ये फ्लक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती क्या है और हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो समझना इसको। फ्लक्चरल टेस्ट और मॉडुलस ऑफ रप्चर, इसी को ही क्या बोला जाता है? मॉडुलस ऑफ रप्चर बोला जाता है। इज अनदर फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट टेंशन टेस्ट। ये इनडायरेक्ट टेंशन कंक्रीट के ऊपर आप डायरेक्ट तो अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो इनडायरेक्टली आप करोगे। तो इनडायरेक्टली अप्लाई आप करके टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को क्या कर रहे हो? मेजर आप कर रहे हो। तो इन दिस मेथड टू लोडिंग आर अप्लाइड ऑन द बीम। क्लियर? हम बीम के ऊपर दो लोडिंग को अप्लाई करेंगे इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फॉर प्रोड्यूसिंग द प्योर बेंडिंग मूवमेंट। क्लियर? हमें क्या करना है? प्योर बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे क्या करना है? डेवलप करना है। और अगर हमें बीम के ऊपर प्योर बेंडिंग मूवमेंट को अगर डेवलप करना है तो हमें इक्वल डिस्टेंस पर दो लोडिंग कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है? आप थर्ड पॉइंट लोडिंग सिस्टम भी आप इसको बोलते हो। ठीक है? आपने जैसे ही अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ द बीम स्पेसिमेन इन टेंशन रीच द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जो बीम का आउटर मोस्ट फाइबर होगा स्पेसिमेन बीम का, वो अपनी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस पर पहुंच जाएगा। क्लियर? क्लियर यहां तक? फिर क्या बोला? द अपर हाफ पोर्शन ऑफ द बीम सच दैट द पोर्शन अबव द
न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो बीम का पोर्शन होगा उस पे आपका कंप्रेशन आ रहा होगा, व्हाइल द पोर्शन बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इज सब्जेक्टेड टू टेंशन। और जो नीचे आपका न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपका जो पोर्शन होगा बीम का उस पे आपका टेंशन एक्ट हो रहा होगा। क्लियर? तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक पॉइंट अपन लिखेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या था कि टेंसाइल स्ट्रेंथ को अगर हम फ्लेक्चर में निकालते हैं तो उसको फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ बोला जाता है, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखे देता हूं मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ concrete in flexure is called flexural strength, is called flexural स्ट्रेंथ। क्लियर? उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बोलते हो। ठीक है? क्या बोलते हो? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आप बोलते हैं। ठीक है? बाकी चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि अपने को प्योर फ्लेक्चर कंडीशन अगर डेवलप करना है तो वो प्योर फ्लेक्चर जो कंडीशन आपकी है वो अपन कैसे डेवलप करेंगे? वो अपन डेवलप कर पाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा? बीम के ऊपर दो लोड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है? करके अपन देखते हैं यहाँ पे। तो अपन क्या करते हैं, प्योर बेंडिंग कंडीशन अपने को यहाँ पे चाहिए। ठीक है? सपोज ये अपन ने एक क्या ले ली है, एक बीम ले ली है। ठीक है? और ये आपके सपोर्ट हो गए हैं। ठीक है? ये आपने यहाँ पे क्या लगा के रखे हुए, सपोर्ट लगा के रखे हुए। और मैंने क्या बोला है, अपने को इक्वल डिस्टेंस पर क्या अप्लाई करना है? इक्वल डिस्टेंस पर अपने को दो लोड यहाँ पे अप्लाई करने हैं। ये दो लोड अपन ने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। सपोज मैंने बोला ये आपका P है और ये भी आपका क्या है, P। ये दो लोड अपन ने दो लोडिंग यहाँ पे लगा। क्लियर? अब अगर ये दो लोडिंग आपने यहाँ पे लगाई हुई है तो आप देखना यहाँ पे ठीक है? तो अगर डिस्टेंस की अपन यहाँ पे बात करें तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है? ये अपन ने लोड यहाँ पे लगाए हुए थे। ये आपकी जो डिस्टेंस आपकी होगी ना, इसको अपन क्या ले लेते हैं, देखो L/3, L/3 और L/3। ठीक है? सपोज अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि जो L/3 है, एक कंसीडरेशन यहाँ पे ले रहा हूं बस मैं, कि ये जो आपका है ये टोटल आपका 400 mm हो गया। ये आपका टोटल कितना हो गया, 400 mm आपका हो गया। ठीक है? और ये जो पोर्शन आपका यहाँ पे आ रहा, ये पोर्शन अपन ने ले लिया यहाँ पे 50 mm। कितना ले लिया, 50 mm अपन ने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है? अगर आप इस बीम को यहाँ पे देखो
तो ये जो बीम आपकी है कुछ इस टाइप से आपको दिखेगी, ठीक है। और ये अपन ने ले लिया इसका 100 mm, और ये भी आपका ले लिया 100 mm, ठीक है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की अगर यहाँ पे अपन बात करें तो बेंडिंग मोमेंट आपका जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा? बेंडिंग मोमेंट का जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा? सॉम पढ़ा होगा ना, सॉम में बताया होगा सर ने कैसा बनेगा इसका बेंडिंग मोमेंट का फिगर आपका कैसा बनेगा? कुछ इस टाइप से बनेगा। हाँ, ऐसे ही बनेगा ना, ठीक है। प्योर बेंडिंग का केस आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या बनाया अपन ने यहाँ पे? BMD, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका बना हुआ है। अच्छा, इसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? P इंटू L/3, ठीक है। तो ये प्योर बेंडिंग का अपन ने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है? केस बनाया हुआ है। मैंने क्या बोला था? दो लोडिंग आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है बीम के ऊपर इक्वल डिस्टेंस पर, तो इक्वल डिस्टेंस पर अपन ने यहाँ पे कर दी है। क्लियर? अब आपका क्या करोगे, समझना है इसको। फ्लेक्सर टेस्ट के अंदर होता क्या है, आपने जैसे ही वैल्यू ऑफ पी लोडिंग को अप्लाई किया, आपने इस लोडिंग को जीरो, मतलब शुरू में जीरो था, जीरो से आपने इस वैल्यू को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। जैसे ही ये वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी, लोड बढ़ता जा रहा है आपकी बीम के ऊपर। क्लियर? बीम में जितनी स्ट्रेंथ होगी वो उसको रेजिस्ट भी करती जा रही होगी। क्लियर? एक समय ऐसा आएगा कि बीम के अंदर आपका पहला क्रैक डेवलप होगा। क्या होगा? पहला क्रैक आपका डेवलप होगा। कहां पे? एक्सट्रीम टेंशन फाइबर के अंदर। जैसे मैंने आपको बोला था न्यूट्रल एक्सेस, ठीक है। तो सपोज अगर मैं आपसे बोलूं, ये हमारी क्या है? ये हमारी न्यूट्रल एक्सेस है। तो न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर कंप्रेशन और न्यूट्रल एक्सेस के नीचे आपका क्या होगा? टेंशन होगा। यही बोला था मैंने। तो ये जो एक्सट्रीम टेंशन फाइबर आपका है, इसके अंदर पहला क्रैक डेवलप होगा। तो जो पहला क्रैक आपका डेवलप हुआ, उस फर्स्ट क्रैक के ऊपर, उस फर्स्ट क्रैक के ऊपर आपको क्या करना है? बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। क्लियर? सेंटर पोर्शन में आपको फर्स्ट क्रैक के ऊपर क्या करना है? बेंडिंग मोमेंट आपको क्या कर लेना है? कैलकुलेट कर लेना है। और उसके बाद आप फ्लेक्सुरल फॉर्मूला को अप्लाई करो, तो फ्लेक्सुरल फॉर्मूला से आप क्रैकिंग स्ट्रेस को निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? क्रैकिंग स्ट्रेस को आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट, जैसा मैंने आपको बोला, क्या बोला कि आपने सबसे पहले इनिशियली ये जो पी की वैल्यू है वो आपने जीरो रखी, फिर जीरो से आप इस लोड की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हो। आप तब तक इंक्रीज कर रहे हो जब तक कि इस कंक्रीट बीम के अंदर पहला क्रैक आपका टेंशन फाइबर में जनरेट ना हो जाए। जो पहला क्रैक आपका जनरेट हुआ है उसी पर आपको क्या करना है? स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर देना है। वही आपकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कहलाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो आप बोल सकते हो कि कंक्रीट के अंदर जो पहला क्रैक डेवलप होता है उस पर जो स्ट्रेंथ आपकी आ रही है वो आपकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कहलाती है। क्लियर? तो कंक्रीट में फर्स्ट क्रैक आपका डेवलप होगा फ्लेक्चर में, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे। अपन लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ पी इज इंक्रीज्ड, वैल्यू ऑफ पी इज
is increased from 0 to वैल्यू 0 to वैल्यू कहां तक इंक्रीज करना है, करस्पॉन्डिंग टू विच करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग corresponding to which corresponding to which first crack develops in first crack develop in first crack develops in extreme tension fiber develops in extreme टेंशन फाइबर। ठीक है, फिर अपने को क्या करना है, फिर अपने को करना है करस्पॉन्डिंग टू क्रैकिंग लोड, जिस लोड पर आपकी क्रैकिंग हुई है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग टू cracking load corresponding to cracking load bending moment is calculated bending moment is calculated। हम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर कहां पे करेंगे, और इन सेंट्रल पोर्शन और कैलकुलेट करने पर हमारा जो बेंडिंग मोमेंट आया था वो कितना आ रहा था, T/L/3। ठीक है, T/L/3 ऐसा भी बोल सकते हो आप। ठीक है, सेंट्रल पोर्शन पे आपने कर लिया। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, आप बोलोगे नाउ यूजिंग फ्लेक्सुरल फॉर्मूला सॉम में आपने पढ़ा होगा। ये फ्लेक्सुरल फॉर्मूला मतलब जो बेंडिंग इक्वेशन आपकी होती है। क्लियर, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला क्रैकिंग स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्रैकिंग स्ट्रेस इज, ये अपन लास्ट में लिखते हैं। नाउ यूजिंग फ्लेक्सुरल फॉर्मूला, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला आपका क्या होता है, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला की अपन बात करते हैं। तो फ्लेक्सुरल फॉर्मूला आपका हो जाएगा, मतलब बेंडिंग इक्वेशन आपकी क्या होती है, बेंडिंग इक्वेशन होती है आपकी M/I इक्वल्स टू Fy क्लियर इक्वल्स टू E/R। यही होता है आपका बेंडिंग इक्वेशन, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, क्रैकिंग स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड, देन क्रैकिंग स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड। ठीक है, हम क्रैकिंग स्ट्रेस को क्या करेंगे, कैलकुलेट यहां पे करेंगे। क्लियर। अब जो ये फॉर्मूला अपन ने देखा है, इस फॉर्मूले के अंदर भी हम कितना फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, हमें इतने फॉर्मूले की जरूरत है, हम इतना यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इतना फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे इतना फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो M/I इक्वल्स टू आपका क्या है यहाँ पे, Fy बाई यही आपका है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, हाँ इसको मैं लिख सकता हूं क्या, मैं लिख सकता हूं M/I
इक्वल्स टू, एफ को मैंने लिख दिया एफ सी आर डिवाइड बाई एफ सी आर, मतलब कि ये हमारी क्रिटिकल स्ट्रेस हो गई। क्लियर। अब एम की वैल्यू अपने पास है, क्या है एम की वैल्यू? एम की वैल्यू टी, टी अपन लिख देते हैं क्रिटिकल लोड। क्लियर। क्रिटिकल लोड मतलब टी सी आर एल बाई 3, ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी, क्योंकि अपन ने क्या किया हुआ है, सेंट्रल पोर्शन पर बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट किया हुआ है। आई, आई क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब बाई 12, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आई हो गया। क्लियर। इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एफ सी आर और बाई सी जी से डिस्टेंस, मतलब कि डी बाई 2, यही आ जाएगा। ठीक है। और अब आपको यहां पे क्या करना है, आपको एफ सी आर को कैलकुलेट कर लेना है। यहां से आपका एफ सी आर कैलकुलेट आ जाएगा। क्लियर, आ जाएगा ना। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, इसी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को आप मॉडुलस ऑफ रप्चर बोलते हो। देखो यहाँ पे लिखा था फ्लेक्सुरल टेस्ट और मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो एबव क्रैकिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यहाँ पे लिखे देता हूं मैं, एबव क्रैकिंग strength of concrete, above cracking strength of concrete is also called as modulus of rupture. मॉडुलस ऑफ रप्चर, आप क्या बोलते हो उसको, मॉडुलस ऑफ रप्चर बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, आ रहा है ना समझ में। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे आईएस कोड की। किसकी बात करते हैं अपन, आईएस कोड की। तो आईएस कोड ने क्या किया कि जो कंक्रीट की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, वो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या है, IS 456/2000, एक नोट में अपन यहाँ पे लिखते हैं, IS 456/2000 provides standard formula, provides standard formula for flexural tensile strength for flexural tensile strength। क्लियर, या फिर इसी को क्या बोला आपने, मॉडुलस ऑफ रप्चर, मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है, तो क्या है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सभी को पता है, आपने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, 0.7 अंडर रूट FCK। ठीक है, न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये है वो आपका फॉर्मूला जो आपको आईएस कोड प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अपन यहां पे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अपना,
कैलकुलेट मॉडुलस ऑफ रप्चर कैलकुलेट मॉडुलस ऑफ रप्चर किसका करना है अपने को कैलकुलेट, ऑफ M25 कॉन्क्रीट, M25 कॉन्क्रीट। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब इसके सॉल्यूशन की अपन बात करते हैं। तो आपको पता है कि मुझे मॉडुलस ऑफ रप्चर कैलकुलेट करना है, मतलब कि FCR मुझे कैलकुलेट करना है, और ये हमारा होता है 0.7 अंडर रूट FCK। क्लियर। अब आपको पता है कि हमें क्या निकालना है, हमें FCK चाहिए, FCK चाहिए फॉर M25 चाहिए। तो आपको मैंने बताया था M यहाँ पे जो होता है वो मिक्स को बताता है, और न्यूमेरिक वैल्यू आपको क्या बताती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताती है 28 डेज के बाद। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो FCR आपका होगा 0.7 अंडर रूट 25 अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 हो रहा है तो कितना आएगा 3.5 MPa। क्लियर, ये 5 आ जाएगा बाहर, 5 इंटू 7 करोगे तो 35, तो 3.5 MPa आपका आ जाएगा। ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बन जाएगा ना। ठीक है, अब अपन वापस आते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ पे। तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपने यहाँ देखा था। ठीक है, तो मैंने लिखा था कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी क्या होगी, तो अपन ने क्या निकाल ली है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकाल दी है। क्या निकाली है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकाली है। तो याद रखना डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आपकी होती है वह है 0.5 टू 0.625 FCR होती है। कितनी होती है, 0.5 टू 0.625 FCR आपका होता है। और FCR आपको पता है कितना होता है, 0.7 अंडर रूट FCK, ये आपका FCR होता है। ठीक है, याद रखना अब इसको। अब अगर मैं बात करूं आगे, तो आगे आपका क्या है, समझो। आगे अपना जो है फ्लेक्सुरल टेस्ट अपन ने निकाल लिया, अब अपने को निकालना है स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट। क्या निकालना है, स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट अपने को निकालना है टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए कंक्रीट की। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, समझो। द स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट इज अ इनडायरेक्ट वे ऑफ इवेल्युएटिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जैसा फ्लेक्सुरल टेस्ट आपका था, इनडायरेक्ट तरीका था टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालने का, सिमिलरली स्प्लिटिंग टेस्ट भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, यह भी आपका इनडायरेक्ट तरीका है। इसके अंदर क्या करना है, इन दिस टेस्ट a standard cylindrical specimen is laid horizontally। हम स्टैंडर्ड सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन एक प्रिपेयर करेंगे और उसको हॉरिजॉन्टली हम प्लेस करेंगे, कहां पे, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर। क्लियर, और उसके ऊपर फोर्स को अप्लाई करेंगे सिलेंडर के ऊपर। क्लियर, फिर क्या बोला कि द सरफेस विच कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्टिकल क्रैक, जो सरफेस उसकी होगी उसके ऊपर वर्टिकल क्रैक का फॉर्मेशन होगा इन द स्पेसिमेन अलोंग इट्स डायामीटर। मतलब जो सिलेंडर आपका है वो दो भागों में बट जाएगा अलोंग द डायामीटर। अगर मैं आपसे बोलूं ये हमारा सिलेंडर है,
तो इसको हॉरिजॉन्टली मैंने ऐसा मशीन के अंदर रख दिया, ऊपर से एक प्लेट को ऐसा लगाया, तो ये मान लो इसका डायामीटर, ये डायामीटर है, इसके ऊपर लोड लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये दो भागों में डायामीटर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल क्रैक का फॉर्मेशन हो रहा है अलोंग इट्स डायामीटर। ठीक है। नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेस इंक्रीजेस विथ द इंक्रीजेस इन रेडियल कंप्रेसिव फोर्स। टेंसाइल स्ट्रेसेस आपकी इंक्रीज होंगी जैसे आपका रेडियल कंप्रेसिव फोर्स बढ़ेगा। तो स्पेसिमेन डेटोरेट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में वो क्रैक होगा। द टेस्ट इज रिलेटिवली सिंपल एंड नीड्स ओनली अ स्टैंडर्ड सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन और लोडिंग एसेट। ठीक है। तो जैसे ही आपका स्प्लिट हो जाएगा सिलेंडर जैसे ही स्प्लिट हो जाएगा, तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आएगी वो कितनी आएगी, उसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है एफसीटी इक्वल्स टू 2p अपॉन पाई एल इंटू डी। क्लियर। अब यहाँ पे एफसीटी तो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंक्रीट हो गई है, पी आपका मैक्सिमम लोड हो गया है। ठीक है। एल आपका क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्पेसिमेन आपका हो गया है, और डी आपका क्या हो गया है, डायामीटर ऑफ स्पेसिमेन आपका हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये फिगर देखो, ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका सिलेंडर है। ठीक है। अब ये जो सिलेंडर आपका है ना, इस सिलेंडर का जो क्या आएगा, इस सिलेंडर का जो डायामीटर आपका आएगा, ठीक है, इस सिलेंडर का जो डायामीटर आपका होगा वो होगा 150 mm का। क्लियर। कितने का होगा, 150 mm का होगा। ठीक है। ये आपके 150 mm देंगे, तो ये पूरा ऐसा हो गया। देखो इसको हॉरिजॉन्टली ऐड किया और ये ऊपर से आपने फोर्स लगाया, फोर्स जैसे ही लगाया तो यह जो सिलेंडर आपका होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्प्लिट करेगा। ये क्या करेगा, आपका स्प्लिट करेगा अलोंग द डायामीटर। आप यहाँ पे देख सकते हो ये लग रहा है, तो ये डायामीटर के अलोंग आपका जो क्या बोलते हैं सिलेंडर आपका जो है वो आपका क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो अपन इसको क्या बोल देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डायामीटर हो गया डी। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डायामीटर हो गया डी। ऐसे ही ये पीछे जा रहा होगा तो उसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है। और इसके ऊपर आपने क्या लगाया हुआ है, आपने कंप्रेसिव फोर्स लगाया हुआ है। ठीक है। ठीक है, ये कंप्रेसिव फोर्स लगाया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये डायामीटर के अलोंग आपका क्रैक हो जाएगा। और जो फॉर्मूला आपने पढ़ा इससे आपको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है। अब सिलेंडर की अगर मैं साइज की बात करूं, क्लियर, तो देखो कंक्रीट सिलेंडर जो आपका होगा ये क्या होगा, ये आपका होगा 150 इसका डाया होगा और 300 लॉन्ग होगा। ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला ये डायल गेज लोडिंग आपका है, तो लोडिंग को बता रहा होगा, तो लोड जो आपका अप्लाई यहाँ पे होता है। ठीक है। तो आप वो भी चीज याद रखना, कभी अगर पूछ ले तो एक्चुअल डेटा है। ये जो लोड आप यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, ये लोड आपका क्या होगा, देखो 0.7 to 1.4 MPa न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आपको अप्लाई करना है पर मिनट। क्लियर। ये आपका लोड मैंने यहाँ पे बताया कि लोड जो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है।
अब अपन ने क्या किया, तीनों ही यहाँ पे स्ट्रेंथ निकाल दी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, ये है आपकी स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट, आपका यहाँ पे हो गया है, ये निकल गई है, ठीक है। तो एक चीज तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि भाई जो स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट आपका होता है ना, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, 5 to 12% हाई वैल्यू मिलेगी डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट के कंपैरिजन में। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, 5 to 12% हाई वैल्यू, 5 to 12% हाई वैल्यू, देन डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट, देन डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट, ठीक है। और दूसरी चीज आपको जो याद रखना है, तो वो अपन यहाँ पे नोट में लिखेंगे, क्या हो जाएगा आपका, कि जो आपका फ्लेक्सर में स्ट्रेंथ निकली है वो आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद आपका एफ जो निकला है किसके अंदर, आपका स्प्लिट में, सिलेंडर स्प्लिट में, तो यहाँ पे लिखे देता हूं मैं, सिलेंडर स्प्लिट में वो होगी। फिर उसके बाद एफ जो आपका निकला है डायरेक्ट में, फिर वो होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, कौन सी टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलने वाली है, ठीक है। एक और चीज आप याद रखना कि जो एफसीटी आपका होता है ना, क्या होता है, जो आपका ये एफसीटी आपका होता है, वो एफसीटी क्या होता है, देखो यहाँ पे, एफसीटी जो आपका होता है, ये होता है 0.66 एफसीआर, कितना होता है, 0.66 एफसीआर, ये होता है आपका, ठीक है। आया समझ में? जल्दी से बताओ। चल, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अपन ने समझ लिया कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद अपना आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के लिए अपने को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाना है। अच्छा, ये स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व आप कैसे बनाते हो, तो देखो, जब हम 150 mm साइज का क्यूब लेते हैं और उसको 28 दिन के बाद एक्सियल कंप्रेशन के अंदर हम जब टेस्ट करते हैं, तो स्ट्रेस 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 स्ट्रेन डायग्राम आपको मिलता है। हम उसके बिहाफ पे, मतलब उसके बेसिस पर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को बनाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपने कैसे बनाया, तो आप बोल सकते हो कि 150 mm साइज का जो हमारा क्यूब है, उसके ऊपर हमने जब एक्सियल कंप्रेशन को 28 दिन के बाद अप्लाई किया, तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, ए स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं, तो सपोज मैं बोल देता हूं कि भाई जो स्ट्रेन आपका जीरो से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, क्लियर, क्या हो रहा है, जीरो से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जीरो से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने पहली वैल्यू यहाँ पे ले ली 0.00, कितना ले लिया मैंने, 0.002। फिर आपका ले लिया मैंने 0.003, ठीक है। फिर मैंने आपका ले लिया 0.004, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर ली है, ये स्ट्रेंथ की वैल्यू आपकी हो गई, ठीक है। इसकी वैल्यू आपकी हो गई है, ये आपकी स्ट्रेंथ की वैल्यू हो गई।
ठीक है, ये स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पे ले ली है। तो ठीक है, अब स्ट्रेन की वैल्यू ले ली है, मतलब ये जो कर्व आप देख रहे हो कि ये कर्व आपको मिले हैं, तो आप देखो ये कर्व आपको मिले हैं, जैसे सपोज ये कर्व की अगर मैं बात करूं M10 पे मिल रहा है, ये कर्व आपका M20 का हो गया, M25 के ऊपर जा रहा, मतलब ये M30 का आपका कर्व हो गया। क्लियर, ये कर्व आपका किसका हो गया, M30 का आपका कर्व हो गया है। ठीक है, सपोज ये वाला कर्व आपने किसके लिए बनाया, ये वाला कर्व आपका M10 ग्रेड के लिए हो गया, ये वाला कर्व आपका M20 ग्रेड के लिए हो गया, ये वाला कर्व आपका M30 ग्रेड के लिए हो गया। क्लियर, जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ता जा रहा है, देखो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्लियर, इस टाइप से आपका बढ़ता जाएगा ना ये। ठीक है, और ये जो कर्व अपने को मिले हैं ना, ये किसके बेसिस पे मिले हैं, जो हमने 150 mm का जो क्यूब था ना, उसको हमने जब टेस्ट किया है। सबसे पहला आप देखो, स्टील के लिए भी आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा होगा, तो आप देखते हो यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशन आता है लीनियर आपको मिल जाता है स्टील के अंदर, बट यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन जो आपका है वो कैसा है, नॉन लीनियर रिलेशन आपको मिला है। क्लियर, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो कि इस कर्व का जो ये इनिशियल पोर्शन होता है, क्या होता है, जो इनिशियल पोर्शन आपका होता है, वो इनिशियल पोर्शन आप इसको एज अ लीनियर कंसीडर कर सकते हो। क्लियर, दूसरी चीज कि हमने यहाँ पे ये देखा है कि हमें कंक्रीट की जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस मिलती है या मैक्सिमम स्ट्रेंथ मुझे मिलती है, वो हमें 0.002 स्ट्रेन पर मिलती है। कितने स्ट्रेन पर मिलती है, 0.002 स्ट्रेन पर हमें मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस मिलती है कंक्रीट की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, तो जितनी कम आपकी स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की, उतना ज्यादा कंक्रीट आपका क्या होगा, डिफॉर्मेबिलिटी होगी, कंक्रीट के अंदर डिफॉर्मेबिलिटी होगी, मतलब डक्टिलिटी होगी। क्लियर, देखो M10 आपका है, तो देखो इसकी डक्टिलिटी मतलब कि डिफॉर्मेशन आपको ज्यादा मिल रहा है, स्ट्रेन आपको मिल रहा है। क्लियर, जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेंथ उसकी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो आपका होगा वो क्या होगा, एक स्मॉलर स्ट्रेंथ पर भी क्रश्ड हो जाएगा, एक छोटे से स्ट्रेंथ पर, छोटे से ही डिफॉर्मेशन पे क्या हो जाएगा, आप जैसे ही उसको पकड़ के ऐसा करोगे तुरंत से ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो जितना कम स्ट्रेंथ कंक्रीट का होगा उसकी डिफॉर्मेबिलिटी और उसकी डक्टिलिटी आपको ज्यादा मिलेगी। क्लियर, तो ये आपका क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है कंक्रीट के लिए। अपन इसके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, जैसे मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि व्हेन अ क्यूब ऑफ 150 mm, व्हेन अ क्यूब ऑफ 150 mm, क्यूब ऑफ 150 mm size is subjected, size is size is subjected, size is subjected to axial compression, to axial to axial compression, to axial compression after 28 days, after 28 days, after 28 days of casting, of casting, then stress, then stress strain diagram, stress strain, stress strain diagram will be follow, will be follow मतलब कि जो आपने ऊपर बनाया हुआ है डायग्राम, वो आपका उस टाइप का डायग्राम बनेगा। क्लियर, सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला था कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो आपका होगा कंक्रीट के लिए वो आपका नॉन लीनियर होगा। क्लियर, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम
कैसा होगा आपका? एज नॉन लीनियर। कैसा होगा? नॉन लीनियर आपका होगा। क्लियर? लेकिन मैंने बोला कि आप इनिशियल पोर्शन एज अ लीनियर कंसीडर कर सकते हो, तो इनिशियल पोर्शन, इनिशियल पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम can be considered as linear, can be considered as linear, can be considered as linear। क्लियर? फिर मैंने बोला था कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जो आपकी होती हैं वो आपको कहां मिलेंगी? मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस हमेशा आपको 0.002 स्ट्रेन पर मिलेगी। ठीक है? तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस अकर, मैक्सिमम कंप्रेसिव stress occurs at a strain value of, at a strain value of 0.002, क्लियर? सच डेट आप बोल सकते हो इसको 0.2%। क्लियर? परसेंट में भी अगर पूछ ले वो तो क्लियर। तो इस स्ट्रेन पर जो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू मिलती है, आप उसको बोलते हो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्लियर? तो आप क्या बोल सकते हो? द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस at 0.002 स्ट्रेन, इस स्ट्रेन पर जो वैल्यू आपकी होती है, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस at 0.002 strength is called compressive strength, is called compressive strength of कंक्रीट। हम इसको कंक्रीट की क्या बोलते हैं? हम इसको कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है? इसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो हमारा लोअर स्ट्रेंथ का कंक्रीट होता है, क्या बोला था मैंने? लोअर स्ट्रेंथ कंक्रीट हैज greater 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 deformability, या फिर आप ये बोल सकते हो such that ductility। क्लियर? किसके कंपैरिजन में? देन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, देन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के कंपैरिजन में लोअर स्ट्रेंथ कंक्रीट की डिफॉर्मेबिलिटी और डक्टिलिटी आपको क्या देखने को मिलेगी? हाई देखने को मिलेगी। क्लियर? और दूसरा मैंने बोला था आपको कि जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आपका होगा, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो आपका होगा, तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट get crushed at
मतलब एक छोटे से स्ट्रेन पे भी आपका क्रश हो जाएगा। क्लियर? स्मॉलर स्ट्रेन। क्लियर? एक छोटे से भी स्ट्रेन पर क्या हो जाएगा? क्रश हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब आप देखो ये जो कर्व आपका है ना, ये कर्व आपका किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है ना। तो जिस पॉइंट पे ये कर्व आपका खत्म हो रहा है उसको बोला जाता है क्रशिंग स्ट्रेन। क्या बोला जाता है? क्रशिंग स्ट्रेन। तो आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि द पॉइंट वेयर कर्व, द पॉइंट वेयर कर्व जो आपका है वो क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। कर्व एंड एज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? अभी बताया आपको, क्रशिंग स्ट्रेन। क्रशिंग स्ट्रेन। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई कंक्रीट जो आपका है उसका क्रशिंग स्ट्रेन क्या होता है, तो क्रशिंग स्ट्रेन जो आपका होता है ना, वो आपका कंक्रीट का कितना होता है? 0.3% से 0.5% के बीच में होता है। कितना होता है? 0.3% से 0.5% के बीच में आपका होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे जैसे अगर कंक्रीट का आप ग्रेड बढ़ाओगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कंक्रीट की क्या होती है? बढ़ती है। क्लियर? कंक्रीट की क्या होती है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ती है। तो आप क्या बोलोगे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीजेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी increases with increase in grade of concrete, with increase in grade of concrete। क्लियर? जैसे जैसे कंक्रीट का ग्रेड बढ़ेगा आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बढ़ती जाएगी। क्लियर? बताओ जल्दी से, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका कंप्लीट होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब अपने को पढ़ना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट और क्रीप ऑफ कंक्रीट। क्लियर? तो ये टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेना। थैंक यू।